हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम नीरी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको इसके जनरल कैरेक्टर्स बताऊंगा और डाइजेस्टिव सिस्टम बताऊंगा। आगे के जो सिस्टम्स हैं वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है। थोड़ा सा डिले हो गया लेक्चर, मैं थोड़ा सा बिजी था, टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए लेक्चर नहीं लिया। बहुत सारे मैसेजेस आए आप लोगों के, तो अब मैं लेक्चर ले रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू लूँ। ठीक है। और अब आपने देखा होगा कि चैनल के नीचे ज्वाइन का बटन विजिबल हो गया। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, जो भी मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन आप देना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन का बटन क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक है। कोई कंपलसरी नहीं है। जिसको जो देखो, हर तरह के बच्चे हैं जो बहुत ही मतलब फ़ी पे नहीं कर सकते, उनके लिए मेनली मैंने चैनल शुरू किया था। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फैमिली से वेल टू डू हैं, तो अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। ये कम्प्लीटली वॉलंटरी है। तो आप ज्वाइन का बटन प्रेस करें और वहाँ पे जो भी आपको ऑप्शंस होंगे उसके हिसाब से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ये चैनल का लिंक है, ये इंस्टाग्राम की आईडी है और ये मेल आईडी है। तो जिस भी तरह का आपका डाउट है, सवाल है, मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने की। कभी कभी डिले हो जाता है, बट मैं आपके हर सवाल के जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो अगर आपको कोई सवाल है, किसी तरह का डाउट है प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलो, तो आज का लेक्चर अब अपना शुरू करते हैं। चलो वही तो हेडिंग देंगे, नीरीज़। ठीक है। तो नीरीज़ की अगर हम बात करें, आज तो हम नीरीज़ पढ़ेंगे, इसके अलावा अर्थवॉर्म है, देन लीच है। ठीक है। तो नीरीज़ की अगर हम बात करें तो इन तीनों के ही हमें दो चीज़ें दी हुई हैं सिलेबस में। एक दिया है जनरल कैरेक्टर्स और दूसरा दिया हुआ लाइफ हिस्ट्री। ठीक है भाई। तो जनरल कैरेक्टर्स और लाइफ हिस्ट्री। तो आज के लेक्चर में मैं आपको क्या बताऊंगा, नीरीज़ के बारे में, जनरल कैरेक्टर्स जो हैं उसके। ठीक है। जनरल कैरेक्टर्स मतलब हैबिटाट क्या है, ठीक है, बॉडी कैसी है। असल में मैं जो जनरल कैरेक्टर्स मैंने एनालिडा के बताए थे वही इसके हैं, तो बस दो पॉइंट में लिखा के उनको मैं ख़त्म करूँगा। और फिर मेनली इसमें मैं आपको सिस्टम्स बताऊँगा। क्या बताऊँगा? सिस्टम कौन कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है। उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है। ठीक है। इसमें आपका ट्रोकोफोरा लार्वा भी आएगा। तो इस तरह से ये जो है आज का लेक्चर चलेगा। ठीक है। बड़ा हुआ तो 2 पार्ट में होगा, छोटा होगा तो एक ही पार्ट में। चलो, अच्छा एक काम करते हैं, इसमें सबसे पहले मैं आपको सिस्टमेटिक पोजीशन बताता हूँ इसकी। जनरल कैरेक्टर्स बताने से पहले मैं इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन बताता हूँ। तो अगर बात करें सिस्टमेटिक पोजीशन की, सिस्टमेटिक पोजीशन, तो फाइलम है इसकी एनालिडा। क्लास की अगर हम बात करें तो क्लास है आपकी पोलिकीटा। और सब क्लास की अगर हम बात करें तो सब क्लास है आपकी इरेंटिया, ERRANTEA। देन फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली आपके नीरेडी, NEREIDAE। ठीक है। बात करें अगर जीनस की, तो जीनस है आपका नीरीज़, या इसको नियंथीज भी बोलते हैं, NEANTHES। ठीक है। और अगर बात करें स्पीशीज़ की, तो स्पीशीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं विरेन, VIRENS। और भी हैं, पेलेजिक भी हैं, सक्सीनिया भी है। ठीक है। तो बट हम आज के लेक्चर में वीरेंस पढ़ेंगे। तो ये हो गई इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। अब थोड़ी सी जनरल बातें अगर मैं बताऊं इसके बारे में, तो सबसे पहला तो ये है कि नीरीज़ जो होते हैं वो कार्निवोर एनिमल होते हैं। ठीक है। नॉकटर्नल होते हैं और जो इनकी हैबिटेट होती है वो बॉटम ड्वेलिंग होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम लिखें, सो दीज आर कार्निवोरस नॉकटर्नल एनिमल्स। ठीक है भाई। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद अगर मैं आपको दूसरा पॉइंट बताऊं, तो दूसरा पॉइंट ये है कि कहाँ रहते हैं। सो मेनली बॉटम ड्वेलिंग होते हैं, बॉटम ड्वेलिंग। ठीक है। जनरली आपका मिट्टी में रहते हैं और रात के टाइम पे क्या करते हैं, जैसे ये मड है, ठीक है, तो मड में से अपना जो हेड है वो बाहर निकालेंगे और जो प्रे वगैरह उसको कैप्चर करके फिर चले जाते हैं। सो नॉर्मली ऐसे रहते हैं। बट ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है, जब इनको अपनी लाइफ साइकिल आगे बढ़ा, जब इनको रिप्रोड्यूस करना होता है, तो ये वाटर सरफेस पे आते हैं और फिर वाटर सरफेस पे आने के बाद ये अपनी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो जनरली बॉटम ड्वेलिंग होते हैं। और उसके बाद बेसिकली जब ये मिट्टी के अंदर रहते हैं, तो मैंने आपको वो यू शेप ट्यूब बताई थी, तो उसमें रहते हैं। फिल्टर फीडर भी हो सकते हैं। तो वो सब बातें जो होती हैं। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि इनके पास पैरापोडिया होता है। तो आपको पता ही है इनके पास पैरापोडिया होता है। ठीक है। सो पैरापोडिया बेसिकली स्विमिंग करना हो, जो भी मूवमेंट इनका लोकोमोशन वगैरह में हेल्प करता है, पैरापोडिया। ठीक है। और पैरापोडिया इसके बायरेमस होता है। बायरेमस का मतलब जो नॉर्मली जो यूनिरेमस होता है उसमें जो पैर होता है वो ऐसे ही होता है, बट बायरेमस में ब्रांच निकल आती है।
ठीक है, तो इसलिए हम इसको बायरेमस बोलते हैं। तो पैरापोडिया के बारे में बेसिक्स मैंने आपको बता दिया, बस उतना ही काफ़ी है, ज़्यादा पैरापोडिया डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। और पैरापोडिया के ऊपर आपके सीटें होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, सीटें काइटिनियस ब्रिसल्स होती हैं, तो वो सब बातें हैं, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए सारे पॉइंट्स कवर हो गए हमारे। अब अगर मैं बात करूँ इसकी बॉडी की, तो बॉडी जो है इसकी बॉडी वॉल्स में वही हैं जो बॉडी वॉल आपके जनरल कैरेक्टर्स में आते वही बॉडी वॉल्स हैं, बट इसकी बॉडी को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आप पीछे पढ़ा था प्रोस्टोमियम, ट्रंक एंड पाइजिडियम, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ हेड, ट्रंक एंड पाइजिडियम, ठीक है। तो अब एक काम करो, पहले इसकी डायग्राम देखो, और डायग्राम देखने के बाद मैं आपको इसमें जो पार्ट्स हैं वो बताऊंगा और उनके बारे में 2-2 पॉइंट्स भी लिखवाऊंगा, ठीक है। तो ये डायग्राम देखेंगे, ठीक है, ये नीरीस की डायग्राम है। तो इसमें या हेड है इसका, हेड में आपका पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम वाला पार्ट है। तो जो प्रोस्टोमियम है, प्रोस्टोमियम में जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे आइज़ है, ये आइज़ दिखा हुआ है, एंटीना है, ऐसे यहाँ पे टेंटिकल्स होंगे, है ना। जैसे इस वाले डायग्राम में देखो बड़े में ये टेंटिकल्स दिख रहे हैं, ये आपके पैल्प्स हैं, है ना, और सिराई है। तो ये सब जो पार्ट हैं आपके वो इसके हेड वाले रीजन में है, ठीक है, जिसको हमने प्रोस्टोमियम पढ़ा था पहले। दैन उसके बाद ये जो बॉडी पूरी सिलेंडर बॉडी है, इसको हम बोलते हैं ट्रंक, ठीक है। तो ये ट्रंक है, तो इसमें देखो यहाँ पे देखो पैरापोडिया मेनली ट्रंक में लोकेटेड है, ठीक है। सो पैरापोडिया पूरी मेटामेयर जितने भी हैं सब में। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो लास्ट में आपका आता है पाइजिडियम वाला पार्ट। तो पाइजिडियम वाले पार्ट में आपका एनस है ना, एनल सेगमेंट जो है उसमें एनस है, एनल सिराई है, ठीक है। तो ये एक जनरल डायग्राम हो गई, ठीक है। तो डायग्राम आपने देख ली। तो बात करें अगर हेड की, तो हेड में आपका एक तो प्रोस्टोमियम हो गया, प्रोस्टोमियम, एंड दूसरा हो गया आपका पेरिस्टोमियम, पेरिस्टोमियम, ठीक है। मेन प्रोस्टोमियम है जो मैंने आपको पीछे बताया, उसी के सराउंडिंग वाला जो सेगमेंट होता है जो सबसे पुराना होता है उसको पेरिस्टोमियम बोलते हैं। तो इसको हम ट्रू सेगमेंट मानते भी नहीं है, बट हेड पार्ट में ही आ रहा है इसलिए मैंने आपको लिखा दिया। तो मेन ट्रंक है, लगभग इसमें 200 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो मेनली जो 180 मतलब 190 के आसपास सेगमेंट जो ट्रंक में होंगे, बाकी हेड और पाइजिडियम जो लास्ट वाला होता है। और जो पैरापोडिया होते हैं मेनली ट्रंक में ही होते हैं, हेड और पाइजिडियम में ना के बराबर पैरापोडिया होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। अगर इन दोनों में आपको डिफरेंस जानना है तो बता देता हूँ, बट ज़रूरी नहीं है। जैसे पेरिस्टोमियम होता है तो जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, सो ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स, ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स लोकेटेड एट द इन द पेरिस्टोमियम, सॉरी प्रोस्टोमियम, ठीक है। तो जो भी इसके पास पाल्प्स हैं या जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आइज़ हैं, है ना, टेंटिकल्स हैं, तो वो सब आपका प्रोस्टोमियम में होता है। पेरिस्टोमियम में सेंसरी वाले पार्ट नहीं होता, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसमें आपको एक एक सिस्टम, तो मैं इस वाले पार्ट में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताता हूँ, बाकी के सिस्टम्स में आपको अगले पार्ट में बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ नीरीज। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसके पास होती है एलिमेंट्री कैनाल। क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल आपकी माउथ से लेके माउथ टू एनस पूरी कंप्लीट होती है, दोनों साइड ओपनिंग होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको ये बनाऊँ, ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा इसकी। तो और ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ये आपकी जो मेन बॉडी होती है उसके साथ कनेक्टेड होती है विद द डाइजेस्टिव मिजेंट्रीज। तो इनको बोलते हैं डाइजेस्टिव मिजेंट्रीज, जो इसको होल्ड करके रखते हैं इसकी सेंट्रल पोजीशन में, है ना। और इंटरसेगमेंटल सेप्टा से भी ये ऐसे घिरी हुई रहती है, तो ये बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में चलती है, ठीक है। तो एक पॉइंट आप यहाँ लिख लो कि एलिमेंट्री कैनाल इज अ स्ट्रेट ट्यूब सस्पेंडेड इन द बॉडी कैविटी बाय डोर्सल मिजेंट्रीज एंड इंटरसेगमेंटल सेप्टा, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लो कि एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट ट्यूब सस्पेंडेड इन बॉडी कैविटी बाय डोर्सल मिजेंट्री एंड इंटरसेगमेंटल सेप्टा, ठीक है भाई। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। सो एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 1 2 3। तो सबसे पहला जो एंटीरियर वाला पार्ट होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं फोरगट। क्या बोलते हैं? फोरगट। फिर जो बीच वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं मिडगट। क्या बोलते हैं? मिडगट। और जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हाइंडगट। क्या बोलते हैं? हाइंडगट। तो इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड है। अगर इनके बायोलॉजिकल नेम लिखने फोरगट का तो उसको बोलते हैं स्टोमोडियम, STOMODAEUM। देन आपका मिडगट जो होता है इसको बोलते हैं मिजेंट्रॉन। क्या बोलते हैं? MESENTERON, मिजेंट्रॉन। और जो लास्ट वाला पार्ट है आपका इसको बोलते हैं प्रोक्टोडियम, प्रोक्टो
DAEUM, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 पार्ट, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। अब फोरगट में इसके क्या क्या होता है? सो फोरगट में इसके मेनली 2 पार्ट जो बक्कल कैविटी और फेरिंग्स होता है वो फोरगट में होता है। सो फोरगट कंसिस्ट ऑफ बक्कल कैविटी एंड दूसरा वाला पार्ट फेरिंग्स, ठीक है। जो मिडगट होता है आपका, मिडगट में आपका इसका होता है ईसोफेगस और स्टमक भी आपका इसमें होता है, स्टमक के साथ इंटेस्टाइन भी। सो मिडगट कंसिस्ट ऑफ ईसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। लास्ट बचा आपका हाइंडगट। सो हाइंडगट में आपका जो रेक्टम होता है वो होता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टम। तो इस तरह से 3 जो बॉडी पार्ट है वो मैंने आपको लिखा दिए। अब एक काम करो, इसकी डायग्राम देखो बढ़िया से, डायग्राम में पूरा समझो क्या क्या है, फिर उसके बाद मैं 2-4 पॉइंट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पे लिखा के टॉपिक को एंड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर हेड की बात करें तो हेड वाला जो रीजन है उसमें आपका मेनली प्रोस्टोमियम है, ठीक है। तो जितने भी सेंसरी पार्ट्स हैं आपके वो प्रोस्टोमियम से अटैच हैं। तो ये एक ट्रायंगुलर पार्ट देख रहे हो आप बीच में, ये ट्रायंगुलर पार्ट जो है ये आपका प्रोस्टोमियम है। तो इसमें देखो ये आपके ये सिराई निकले हुए हैं ऐसे, ये देख रहे हो सिराई हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका टेंटिकल्स हैं यहाँ पे, ये देखो टेंटिकल्स हैं। ये आपका माउथ है यहाँ पर, ये वेंट्रल वाले पार्ट में जाएगा। अभी दूसरे व्यू में भी दिखाऊंगा। ये फ्रंटल व्यू है, मतलब सामने से देखोगे तो आपका नीरीज ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये आइज हैं इसके पास, देन पैल्प्स हैं ये, ठीक है। और इस सेगमेंट से जो ये नीचे वाला देख रहे हो इसको हम बोलते हैं पेरिस्टोमियम, ठीक है। सो पेरिस्टोमियम एक तरह से ट्रू सेगमेंट तो नहीं है, बट वो प्रोस्टोमियम के साथ ही एसोसिएटेड है, इसको इसलिए इसका नाम पेरिस्टोम, पेरी मतलब सराउंडेड टू दी पेरिस्टोमियम। अब अगर इसको डोर्सल व्यू से देखें, मतलब अगर नीरीज चल रहा है तो अगर उसको ऊपर से देखोगे तो चलते हुए उसको कुछ आप ऐसे देखेंगे। तो ये ट्रायंगुलर वाला पार्ट आपका वही है प्रोस्टोमियम, ठीक है। तो इसमें ये जितने भी सेंसरी पार्ट्स हैं वो आप देख रहे हैं। देन उसके बाद आपका ये जो आपका इवर्टेड वाला पार्ट है, दिस इज इवर्टेड प्रोबोसिस, ठीक है। जो फेरिंग्स है जो इवर्ट आउट होगा तो वो ऐसा होगा। और इसमें जॉज हैं, तो जॉज जो होते हैं, जो टीथ होते हैं ना, वही जो मॉडिफाइड हो जाते हैं और वो आपके जॉ बना लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रोट्रूडेड फेरिंग्स है जो बाहर आएगा। अभी मैं आपको दूसरे व्यू में दिखाता हूँ कि बाहर कैसे आएगा। देखो इस वाले व्यू में देखो कि जो फेरिंग्स है ये देखो, ये प्रोस्टोमियम है ऊपर आपका, ठीक है। और इसके वेंट्रल पार्ट में, ठीक है, इसके नीचे वाले पार्ट में, वेंट्रल साइड में, क्योंकि यहाँ से ऊपर नीरीज को आप ऊपर से देखोगे, ये आपका ज़मीन की साइड से वाला पार्ट है। सो जो माउथ है आपका वो वेंट्रल रीजन में, तो इस माउथ से जो फेरिंग्स है वो इवर्ट आउट हो रहा है। तो यहाँ पे तो देखो माउथ से अभी कुछ भी इवर्ट आउट नहीं हुआ हुआ, लेकिन इस वाले पार्ट में आपका माउथ से ये इवर्ट आउट हो गया। सो इवर्ट आउट हुआ हुआ पार्ट आपका जो प्रोबोसिस है उसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर वेंट्रल व्यू में देखना तो वेंट्रल व्यू में भी देख लो। तो नीचे से अगर देखोगे, नीरीज को उल्टा करके देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। सो ये पेरिस्टोमियम है, और बाकी जितने भी सेंसरी ऑर्गन है प्रोस्टोमियम के वो सब आप कैसे दिखेंगे, ठीक है। और अगर लास्ट वाला सेगमेंट देखेंगे एनस वाला, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपका। इसमें एनल सिराई है, ये एनस है आपका, जहाँ से वेस्ट सिक्रीट होगा। तो इस तरह से आपका कुछ ये आपका ये पैरापोडिया है, ठीक है। वो तो पूरी बॉडी में है ही आपको। तो अब ये जो मैंने आपको जितने भी चीज़ें बताई हैं अब मैं आपको लिखा देता हूँ, ठीक है। और अगर पैरापोडिया की डायग्राम देखनी है तो ये पैरापोडिया देखने में कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पढ़ा था इसलिए दिखा दिया। तो इसमें देखेंगे ये सेंट्रल वाला पार्ट है आपका, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। तो इसके चारों तरफ देख रहे हो ये जो सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं डोर्सल मिजेंट्री, ठीक है। तो जो डोर्सल मिजेंट्री है उसने इसको होल्ड किया हुआ है। एक मैंने आपको एक सेगमेंट का कट आउट दिखाया। एक सेगमेंट को अगर मैं उठा के काट के दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इसके बीच में से डोर्सल ब्लड वेसल जा रही है। अभी ये सब अगले जो पार्ट्स आएंगे ना, इसके जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वगैरह वगैरह, तो उस सब में दिखेगा। वहाँ मैं आपको बताऊंगा डोर्सल ब्लड वेसल मतलब जो ऊपर से बह रही है डोर्सल सरफेस से। एक वेंट्रल नर्व कोड है जो नीचे की साइड से जा रही है, और एक वेंट्रल ब्लड वेसल है, ठीक है। तो ये सब मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। अभी बस यहाँ पे आप डोर्सल मिजेंट्री वाला रोल समझ लो। तो डायग्राम आपने देख ली, अब फटाफट से लिख लेते हैं। सो सबसे पहले माउथ की अगर हम बात करें, सो माउथ आपका कहाँ पे था, वेंट्रल साइड में, नीचे देखा आपने, ठीक है। सो माउथ लाइज वेंट्रल टू द प्रोस्टोमियम एंड इज बॉर्डर्ड बाय पेरिस्टोमियम, ठीक है। सो पेरिस्टोमियम से बॉर्डर्ड है और ओपन्स इनटू दी बक्कल कैविटी, ठीक है भाई, बक्कल कैविटी में ओपन हो रहा। देन अगर दूसरा आ गया आपका बक्कल कैविटी। तो अगर बात करें बक्कल कैविटी की, सो इट इज ब्रॉड चैम्बर विद क्यूटिकुलर लाइनिंग, ठीक है।
और जो क्यूटिकल्स होते हैं ये आपके थिक हो जाते हैं, और थिक होने के बाद ये टीथ बनाते हैं। सो दीज क्यूटिकल थिकन एंड फॉर्म्स टीथ या डेंटिकल्स। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं। फिर ये बक्कल कैविटी जो होती है ये आपकी खुलती है फेरिंग्स में, फेरिंग्स। सो फेरिंग्स की अगर हम बात करें तो फेरिंग्स जो होता है आपका फेरिंग्स, अच्छा इसमें जॉ भी होता है ना, तो जो टीथ होता है आपका, एक पेयर जो टीथ का होता है वो इनलार्ज होकर यही आपके जॉ बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर जॉ आपको कहीं लिखा हुआ मिले तो जॉ टीथ से ही बनते हैं। जो टीथ होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं और जॉ बन जाते हैं। ठीक है, देन आपका फेरिंग्स की मैं बोल रहा था, तो फेरिंग्स जो होता है इसका वो इवर्टेड होता है। सो एंटीरियर पार्ट ऑफ बक्को फेरेंजियल कैविटी फॉर्म्स एन इवर्सिबल प्रोबोसिस। ठीक है भाई, देन दिस फेरिंग्स के बाद आता है आपका ईसोफेगस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, तो फोरगट हो गया आपका क्या, ये जो बक्कल कैविटी है ना, ये देख रहे हो बक्कल कैविटी, ये और फेरिंग्स। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट तो आ गए आपके फोरगट में। देन आपका दूसरा था मिडगट, तो मिडगट में आपका ईसोफेगस आ गया। ठीक है, तो ईसोफेगस और स्टमक और इंटेस्टाइन ये आपका यहाँ से यहाँ तक मिडगट में आ गया, और हाइंडगट में आपका रेक्टम आएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपकी बात करूँ कि सबसे पहले जो माउथ है, जैसे माउथ है, यहाँ से जो भी इसने इवर्ट आउट करके जो भी इसने मटेरियल लिया है डाइजेस्ट करने के लिए वो इसके अंदर जाएगा, और अंदर जाने के बाद आपका पहुँचेगा ईसोफेगस के होते हुए आपका ईसोफेगस में पहुँचेगा। ठीक है, तो ईसोफेगस में आपके साइड में 2 ग्लैंड दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं ईसोफेजियल ग्लैंड या ग्लैंडुलर सीका। ठीक है, उसके बाद जो फूड है आपका वो धीरे धीरे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता हुआ नीचे आएगा आपका और पहुंचेगा स्टमक और इंटेस्टाइन में। तो कोई डिस्टिंक्ट स्टमक और इंटेस्टाइन नहीं है, बट जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करने के बाद जो भी वेस्ट होगा आपका वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा थ्रू दी रेक्टम, रेक्टम से होते हुए आपका एनस के थ्रू वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। और अगर थोड़ा सा प्रोबोसिस को और डिटेल में देखना तो देखो, रेस्ट के टाइम पे माउथ है आपका, ठीक है, तो ये अंदर ही पड़ा रहेगा आपका, जो फेरिंग्स है वो अंदर है, प्रोट्रूड नहीं होगा, इवर्टेड आउट नहीं होगा, है ना। और जैसे ही आपका ये कुछ खाना होगा इसको तो इवर्ट आउट हो जाएगा, तो ये देखो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है उठ के वो बाहर आ गया। ठीक है, तो आप देखो ये यहाँ से पूरा बाहर आ गया। तो वो जो बाहर आपने एक्सटेंडेड वाला रीजन देखा था ना, दिखाता हूँ एक सेकेंड, ये वाला, ये तो ये वाला रीजन जो आपका वो इवर्ट आउट हो गया। ठीक है, तो ये इवर्टेड वाला पार्ट है, तो माउथ तो अभी भी इसके वेंट्रल पार्ट में नीचे है। ठीक है ना, तो इस तरह से कुछ इसका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। तो अब मैं इसको आपको ऐसे ही जैसे माउथ के बाद बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, ये सब करके मैं आपको लिखा देता हूँ। फेरिंग्स बेसिकली आपका 4 सेगमेंट में होता है, और इसके बाद के जो आपके 5 सेगमेंट होते हैं वो ईसोफेगस उसमें 5 सेगमेंट में शुरू होता है। सो इट ऑक्यूपाइज 5 सेगमेंट्स बिहाइंड द फेरिंग्स। ठीक है, सो ईसोफेगस हो गया। देन ईसोफेगस जो आपका नेक्स्ट 5 सेगमेंट्स में चलता है, जो आपका फेरिंग्स के बाद आता है। देन उसके बाद आपका ईसोफेगस जो है इसको सपोर्ट करने के लिए ग्लैंडुलर सीका होते हैं। ठीक है, सो सपोर्टेड बाय ग्लैंडुलर सीका। ठीक है, देन ईसोफेगस कम्युनिकेट करता है आपका स्टमक और इंटेस्टाइन के बाद। तो इसके बाद आ गया आपका स्टमक और इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्टमक और इंटेस्टाइन, तो ऐसा कोई मतलब क्लियर दिखता नहीं है कि स्टमक है और इंटेस्टाइन है, मतलब बेसिकली कॉमन ही होता है एक तरह से, है ना, कोई डिस्टिंक्ट स्टमक नहीं है इसमें। तो इसमें क्या होगा, आपका डाइजेस्टिव जूस वगैरह होंगे। ठीक है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह होंगे, वो आपके हेल्प करेंगे जो फूड का ब्रेक डाउन है उसको कराने में। ठीक है भाई, तो आपके ये प्रेजेंट होंगे। देन लास्ट में आपका स्टमक और इंटेस्टाइन के बाद आपका लास्ट में आएगा रेक्टम। क्या आएगा, इसका मैं ऊपर कर दूँ, लास्ट में आएगा आपका रेक्टम। ठीक है, तो जो इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला पार्ट है, जो लास्ट सेगमेंट आपका, वही आपका रेक्टम होगा। ठीक है, और ये आपका बाहर ओपन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एनस। सो लिख लो, इंटेस्टाइन्स लास्ट सेगमेंट continues as rectum, and this rectum opens to the exterior region through anus। ठीक है भाई, तो एनस के थ्रू जो है ये ओपन हो गया। तो सिंपल से समझ में आ गया कि कैसे कैसे हो रहा है।
अगर मैं आपको बोलूँ मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन क्या है, तो ये कार्निवोर्स होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स जो होंगे जैसे क्रस्टेशियंस हो गए, मोलस्क हो गए, स्पॉन्जेस हो गए, उनको ये इनगल्फ करेंगे एंड देन उसके बाद आपका ये पूरा प्रोसेस होगा और जो वेस्ट होगा आपका वो एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। अब अगले लेक्चर में मैं आपको जो बाकी के सिस्टम जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह वो सारे मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लेक्चर को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय।